हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं सरबजीत सिंह। चलिए आज हम करते हैं सेकंड पार्ट अपने इकोनॉमिक्स के सैम्पल पेपर 2023 का, जो क्लास प्लस टू का पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड ने दिया हुआ है। पीडीएफ फाइल आपको हमारी ऐप पर मिल जाएगी। सैम्पल पेपर की ऑलरेडी अपलोड कर दी है, वो प्ले स्टोर पर भी है, ओके, और ऐप स्टोर में भी मिल जाएगी। ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो सैम्पल पेपर की। जब पीडीएफ कर लोगे उसके बाद आप यहाँ पर आ जाना और लेक्चर समझ लेना। एक बाय वन क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा, ओके। अब हमारा ज़्यादा टाइम कंज्यूम ना हो, एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आ गया है, इसलिए मैं आपको पेपर पर ही समझा रहा हूँ सारे क्वेश्चन। तो कोऑपरेट कीजिए और पेपर पर ही समझ लीजिए, क्योंकि अभी आपका एक ही दिन पेंडिंग है। इसमें 30th को लास्ट डे है आपका, और 31st को तो आपका एग्ज़ाम ही है। तो चलिए, फर्स्ट सैम्पल पेपर अगर आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन में दे देता हूँ। फर्स्ट पार्ट आप पहले कर लीजिए, वहाँ पे मैंने फर्स्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके सॉल्व कर दिए हैं, ठीक है। आज हम कर रहे हैं सेकंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो है सेकंड पार्ट का, जिससे हम स्टार्ट करेंगे सेकंड क्वेश्चन से, ठीक है। ये भी 1 मार्क्स के क्वेश्चन ही हैं आपके। अब फर्स्ट क्वेश्चन तो हमने कर लिया है ना कवर। अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो है सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस है। इसमें रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स का ईच है, और 4 मार्क्स का ये सेक्शन हो जाएगा आपका। आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है जहां से लेके जहां तक, ठीक है। इसमें से ही आपने आंसर चूज करना है। बहुत ही सिंपल है, इजी है। जो लाइन पैराग्राफ में लिखी है आपने डिट्टो ही कॉपी पेस्ट करना है, ज़्यादा अपना इसमें दिमाग लगाना नहीं है, ओके। तो देखिए हम आंसर चेक करते हैं इनके। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज एजुकेशन। ये देखिए सबसे पहली लाइन, मोस्ट ऑफ द केसेस में सबसे पहली लाइन ही पहले क्वेश्चन का आंसर होता है। तो चेक कर लीजिए, एजुकेशन इज द क्वालिटेटिव प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, डेवलपिंग स्किल्स एंड इंक्लूडिंग वैल्यू ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। यही आपका आंसर है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज लिटरेसी रेट इन इंडिया इन 1951। अब हम क्या करते हैं, जब भी पैराग्राफ में क्वेश्चन आपने ढूंढना होता है तो आप स्क्रीमिंग करते हो, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी 1951 दिखा तो आप समझ लो यही आपका आंसर है। ये देखो लिखा है ना, इन 1951 द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया वाज 18.3%, ठीक है। आपको यहाँ से यहाँ तक आंसर लिख देना है, ठीक है। इन 1951 द लिटरेसी रेट इन इंडिया वाज 18.3%, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन 2011। अब 2011 भी आप देख सकते हो कहाँ कहाँ लिखा है, यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, ये आपके आंसर नहीं है। इन 2007 जहाँ लिखा है द मेल लिटरेसी रेट इतना और फीमेल लिटरेसी रेट वाज इतना। अनोइंग द स्टेट केरला, यहाँ पर नेम दे दिया आपको, केरला हैड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन द 2011, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। द स्टेट ऑफ केरला हैड द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन 2011, ओके। तो लास्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, व्हाट वाज द लिटरेसी रेट इन पंजाब इन 2011। तो वो भी आपके पास दिया हुआ है, बिहार का भी दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू 11 सर्कल लिटरेसी रेट इन पंजाब वाज से ये लिखा है, ठीक है, 76.7%। तो ये आपका आंसर आ गया। द लिटरेसी रेट ऑफ पंजाब इन 2011 वाज 76.7%। चलिए ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हमारे 4 मार्क्स हो गए हैं कंफर्म। तो बहुत ही इजीली आप इनको ले सकते हो 4 मार्क्स को। आगे हम करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इन्वेंटरी क्वेश्चन है। आंसर ऑल 16 सब सेक्शंस ऑफ दिस क्वेश्चंस। दीज क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। एक वर्ड लिखना है आपने या फिर एक सेंटेंस लिखना है। तो ये 16 क्वेश्चंस है टोटल, सारे के सारे अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। और 1 मार्क्स का ईच है, और 16 मार्क्स आपको टोटल इस सेक्शन में भी मिल जाएंगे।
तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द फेमस बुक ऑफ केन्जियन। अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो सबसे पहले जब केन्जियन थ्योरी पढ़ाई जाती है उसमें बताया जाता है इंट्रोडक्शन में ही कि कौन सी केन्स ने अपनी बुक लिखी थी जिसमें से हमने ये टॉपिक उठा के आपको समझाया है। ठीक है, वो बुक का नेम आप याद रखो तो बहुत अच्छी बात है, रखना चाहिए। तो इस ऐसे वो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो कौन सा बुक का नेम है, जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये आपको याद रखने वाली बात है, यहाँ पर कोई समझने वाली इसमें कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज वाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब वाटर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है ये तो आपको पता ही है ना, जब हम गुड्स के बदले गुड्स ही एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं वाटर सिस्टम। मीन्स मनी उसमें नहीं आती, कैश उसमें नहीं आता। ठीक है, कैश नहीं आता, उसमें कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं आती। तो ये आंसर क्या बन जाएगा, द सिस्टम अंडर विच गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज डायरेक्टली फ्रॉम अदर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट यूजिंग मीडियम लाइक मनी। कोई भी मीडियम हम यूज नहीं करते मनी के। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आपको याद ही रखना है कि आरबीआई हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यही हमारा सेंट्रल बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड क्या होती है ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था हमने। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे यूट्यूब पर भी देख सकते हो, हमारे आर्टिकल्स भी चेक कर सकते हो हमारी वेबसाइट पे। तो यहाँ पर मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ, अकोमोडेटेड डिमांड को बोलते हैं पूरी इकॉनमी में। एक पूरी इकॉनमी मीन्स इंडिया में कितनी डिमांड है एक कंट्री में, सारे ही प्रोडक्ट की, ऑल ओवर द प्रोडक्ट। उसमें आपका पेन भी इंक्लूड हो गया, एरोप्लेन भी इंक्लूड हो गया, मोबाइल, सब कुछ आपका इंक्लूड हो जाता है उसमें। ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड उसे बोलते हैं हम टोटल को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, द सम टोटल ऑफ डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकॉनमी इन अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर में एक इकॉनमी की टोटल डिमांड को, सभी गुड्स एंड सर्विसेज को हम बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला है हमारे पास सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम नेट ऑफ। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है मीन्स नेट ऑफ करना है इसका। सी होता है हमारे पास कंजम्पशन, आई होता है इन्वेस्टमेंट, जी होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन सोशल वेलफेयर, एक्स फॉर एक्सपोर्ट और एम फॉर इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का हमने नेट ऑफ लेना है। ठीक है, बाकी सारा कुछ टोटल ले लेना है और ये आपकी निकल जाएगी एग्रीगेट डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फिफ्थ, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशिएंट और लो डिमांड। अब लो डिमांड और इनसफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम क्या होती है, इसका आंसर है डेफिशिएंट और लो डिमांड मींस व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन द एग्रीगेट सप्लाई एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एडी लेस देन एएस, दैट इज देयर इज अ प्रॉब्लम इन शॉर्ट एंड डेफिशिएंट डिमांड। ओके, जब हमारे डिमांड जो है सप्लाई से कम हो जाए और फुल एम्प्लॉयमेंट हो कंट्री में, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं लो डिमांड या इनसफिशिएंट डिमांड। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज डेफिसिट बजट। डेफिसिट बजट मींस व्हेन टोटल रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर लो बट टोटल एक्सपेंडिचर इज हाई। ठीक है, मींस गवर्नमेंट बजटिंग में देखते हैं टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट से ज्यादा है, डेफिसिट हो गया ना फिर बजट पर। आपने कमाए हैं 1 लाख रुपीज और स्पेंड कर रहे हो 1.5 लाख रुपीज, तो उसमें क्या होगा कि आपके एक्सपेंडिचर तो 1.5 लाख है और रिसिप्ट है 1 लाख, तो उससे आपका हो गया बजट डेफिसिट। ये अगर आप अपने घर की भी एग्जांपल लेते हो। अब डेफिसिट बजट जब गवर्नमेंट ऐसे करती है तो हम उसे बोलते हैं डेफिसिट बजट। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, व्हेन द बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल फॉर द कंट्री। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल कब होती है कंट्री की, ये पूछा है।
A balance of trade will be favorable when the value of import during a financial year is less than the value of export. ओके, इंपोर्ट हमारी कम होनी चाहिए एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में। बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है नेट ऑफ इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द टाइमिंग ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो सबसे पहला 5 ईयर प्लान कब आया था, ये आपने याद रखना है। ईयर 1951 टू 56 में आया था। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपका, तो ये लिख देना, पीरियड ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन इंडिया वाज 1951 एंड 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब 9th क्वेश्चन आपके पास आ गया, व्हाट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। आंसर आ जाएगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP मींस द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट विल परचेज द क्रॉप्स इफ द मार्केट प्राइस इज लेस देन दिस। ओके, जो MSP के लिए हमारे किसान आंदोलन भी हुआ था ना, वही है ये चीज़। अगर मार्केट में कोई चीज़ आपकी कम बिक रही है सपोज MSP पे, तो आप जो गवर्नमेंट है वो श्योरिटी देती है कि इतना प्राइस तो हम देंगे ही देंगे। अगर आपका ज़्यादा प्राइस आपको मिल रहा है तो आप उतने पे बेच लो, लेकिन अगर आपको उतना प्राइस नहीं मिल रहा तो MSP पे गवर्नमेंट ही आपसे ले लेगी उस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हेन वाज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया अनाउंस्ड। अब ये भी ईयर आपने याद रखना है, इसमें समझने वाले कोई बात नहीं है। इंडिपेंडेंस के बाद 1 साल बाद मीन्स 47 में इंडिपेंडेंट हुए हैं, 48 में हमारी इंडिपेंडेंट जो होने के बाद फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी। ठीक है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारी आई थी 1948 में। ओके, आगे है डिफाइंड प्राइवेटाइजेशन। अब प्राइवेटाइजेशन क्या होती है, व्हेन द प्राइवेट सेक्टर इज अलाउड टू ओपन इंडस्ट्रीज इन द इंडस्ट्रीज रिजर्व्ड फॉर द पब्लिक सेक्टर and there is also investment in the public sector, it is called privatization। जब हम प्राइवेट सेक्टर को अलाउ कर देते हैं अपनी इंडस्ट्रीज खोलने के लिए, जो इंडस्ट्रीज भी रिजर्व रखी होती थी कि ये काम तो केवल पब्लिक सेक्टर ही करेगा, उसमें भी उसे हम बोल देते हैं प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, जहाँ रेलवे है, जो भी ट्रांसपोर्ट है, जहाँ एयर इंडिया, इसमें सारा कुछ क्या हुआ है, प्राइवेटाइजेशन अब हो चुकी है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में भी प्राइवेट प्लेयर आ चुके हैं। ओके, वो आपको अच्छी सर्विसेज देते हैं या कुछ भी करते हैं। गवर्नमेंट को ऐसे होता है उनकी डिसइन्वेस्टमेंट हो जाती है, वो पैसा मार्केट से अपना निकाल लेते हैं और वेलफेयर पे लगाते हैं लोगों के, इसलिए वो प्राइवेटाइजेशन करते हैं। ठीक है, मेनली आपने याद क्या रखना है, प्राइवेटाइजेशन मतलब कि पब्लिक सेक्टर को जो काम है ना उसमें प्राइवेट सेक्टर को भी घुसाना। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज मीन्ड बाय पॉवर्टी। अब पॉवर्टी क्या होती है, इन एबिलिटी टू अचीव द मिनिमम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ इज कॉल्ड पॉवर्टी। द पीपल हु आर बिलो द पॉवर्टी लाइन इज कॉल्ड पुअर। अब मिनिमम बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ ही अगर कोई इंसान नहीं ले रहा तो उससे हम बोलते हैं पॉवर्टी लाइन। ठीक है, उससे नीचे कोई भी बंदा आता तो वो गरीब माना जाता है। अब मिनिमम कुछ भी हो सकता है, वो हर साल चेंज होता है, किसी साल वो 30 रुपये से मंथ के दे के होते हैं, कभी बढ़ जाते हैं, कम कम हो जाते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इन्फ्लेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इसका आंसर है दोज टूल्स फैसिलिटीज एंड सर्विसेज विच आर एसेंशियल फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उस पर ही डिपेंड करती है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी। ठीक है, ओके, क्या क्या है, क्या टूल्स है आपके पास, फैसिलिटीज़ क्या है, सर्विसेज क्या है, और एसेंशियल्स फॉर एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री के लिए और फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए आप क्या क्या फैसिलिटी देते हैं। इसमें रोड नेटवर्क्स भी आ जाता है, सारा कुछ आ जाता है, लेकिन आपने जस्ट एक ही लाइन लिखनी है क्योंकि आपको 1 सेंटेंस में आंसर करने को बोला है। Those tools, facilities and services which are essential for agriculture, industry and production of goods and services are called infrastructure. Okay. नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन इन इंडिया। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन इन इंडिया इज टू प्रोवाइड अ क्वालिटेटिव
health is correlation okay to the people by increasing good health facility and services। ठीक है, जो नेशनल हेल्थ मिशन है उसमें सिंपल सा ही मिशन है कि हमें क्वालिटेटिव हेल्थ प्रोवाइड करनी है, पीपल की ऐसी सर्विसेज देनी है, फैसिलिटीज़ देनी है ताकि उनकी हेल्थ अच्छी हो सके। उसके बाद हमारा 15th क्वेश्चन है व्हाट इज कोरिलेशन। कोरिलेशन मीन्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स सच एज रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कोरिलेशन मीन्स दो आइटम्स के बीच में रिलेशन को जानना बोलते हैं कोरिलेशन ओके। और लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का 16 व्हाट इज बेस ईयर। The base year is the year against which the index is to be prepared for any other year। किसी और ईयर का इंडेक्स बनाने के लिए अभी किसी ईयर को आप बेस मानते हो तो उसे हम बेस ईयर बोल देते हैं। ठीक है, जैसे आप 1947 को बेस मान के ईयर ऑन ईयर आप अपनी ग्रोथ देख सकते हो इंडिया की, तो हमारा बेस ईयर बन गया 47। 47 से आज तक हम कितना ग्रो किए हैं वो अगर आप चेक करते हो तो उसे हम बोलते हैं बेस ईयर ओके। चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है जिसमें आंसर करना है आपने सभी क्वेश्चंस का जितने भी आपको दिए हुए हैं और आंसर करना है 10 to 15 वर्ड्स में ओके। 4 क्वेश्चन आपने इसमें अटेम्प्ट करने हैं, ईच है 2 मार्क्स का, तो टोटल ये सेक्शन आपका है 8 मार्क्स का ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कैलकुलेट द नेट इनडायरेक्ट टैक्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इनडायरेक्ट टैक्स कैलकुलेट करने को बोला है हमारे पास नेट ओके। नेट क्या होता है, जो आपने स्पेंडिंग कर दी है या सब्सिडी दे दी है उसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचता है वो आपका होता है नेट। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस फाइनेंशियल एड। जितने भी अपने फाइनेंशियल एड्स दिए हैं उसको माइनस कर दो तो आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स निकल के आ जाएगा। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स है हमारे पास 400 करोड़ और फाइनेंशियल एड है 200 करोड़, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा निकल के आ गया 200 करोड़ रुपीज ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिफाइन द मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है ये ठीक है। मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम मीन द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, दैट इज चेंज इन कंजम्पशन ओवर चेंज इन इनकम। मीन्स क्या है कि इनकम के चेंज होने से कंजम्पशन में जो चेंज होता है, अगर इनकम इंक्रीज हो रही है तो जितनी कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है वो इम्पैक्ट हम देखते हैं ठीक है। मीन्स मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अगर हम सोच लें कि अगर एक हमारा बंदा 1000 रुपये कमा रहा है तो उसमें से वो 800 स्पेंड कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, इनकम है उसकी 1000 और कंज्यूम कर रहा है 800 ओके। लेकिन अगर हम ये इनकम उसकी बढ़ जाएगी, उसकी इनकम हो जाए 1500, तो क्या वो अपनी कंजम्पशन कैपेसिटी सेम रखेगा कि कंजम्पशन कैपेसिटी कम करके वो 1000 ही कंज्यूम करेगा और बाकी की सेविंग करेगा ठीक है 500 की। वो चीज़ जानने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं मार्जिनल प्रॉस्पेरिटी टू कंज्यूम ठीक है। यहाँ पर जैसे एग्जांपल दी हुई है, इफ द इनकम इज 150 to 250 the consumption becomes 120 to 190, then MPC is 70 over 100.07 ओके। ऐसे हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकल जाती है मार्जिनल। आगे हमारे पास व्हाट डू यू मीन बाय न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्टेड बाय इंडिया इन 1991। New economic policy in 1991 means the adoption of economic reforms related to the liberalization, privatization, globalization by the government, so the economic development can take place. Okay, मीन्स इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमारी है वो हमारे लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन करने के लिए हमने अडॉप्ट की थी।
लास्ट क्वेश्चन है सेक्शन 4 का 4th नंबर, राइट एनी 2 प्रॉब्लम्स एंड मेथड्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। 2 ही लिखनी है, अगर 2 पूछी है, 3 पूछी है 3 लिखनी है, ज़्यादा ओवर राइटिंग नहीं करनी हमने। ओके, देयर आर 2 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। फर्स्ट इज लैक ऑफ एजुकेशन एंड सेकंड इज लैक ऑफ हेल्थ सर्विस। ये मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है। appropriates education structure, efficiency, good health system and positive thinking are essential to rapid human capital formation। ठीक है, एजुकेशन स्ट्रक्चर हमें बढ़िया अच्छा करना पड़ेगा, एफिशिएंसी इंक्रीज करनी पड़ेगी ह्यूमन बींग्स की, और हेल्थ सिस्टम ऐसा हो कि वो अच्छे रहें, तो पॉजिटिव थिंकिंग हो। ऐसा नहीं है कि वो सोचें कि नहीं यार हमसे नहीं कुछ होगा, हम तो गए मर गए लुट गए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, आज हम इतना ही टॉपिक कर लेते हैं। हमारे पेंडिंग रह गए हैं 5th and 6th क्वेश्चन, जे हम देखते हैं। अगर तो आज कवर हो गया ठीक है, नहीं तो फिर हमने पीडीएफ तो इसकी डाल ही दी है, आप पीडीएफ डाल ही दी हैं, आप पीडीएफ से एक बार स्टडी कर लीजिए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझा दूं, आज ही आज इसका लेक्चर भी रिकॉर्ड कर दूं, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से इन शॉर्ट में हमने लिखा हुआ है पीडीएफ में। तो आप हमारी पीडीएफ चेक कर लीजिए हमारे प्ले स्टोर पर ऐप में जाके, ठीक है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ट्यूटर टिप्स नाम से है हमारी ऐप प्ले स्टोर में, तो आप वहाँ से ऐप डाउनलोड करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।